बच्चों आज हम कक्षा 11वीं गणित अध्याय 9 सरल रेखा है इसकी विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। विविध प्रश्नावली में कौन से प्रश्न होते हैं? जो अपने पूरे अध्याय में थ्योरी पढ़ी है वो कोई भी थ्योरी इसमें प्रयोग हो सकती है ना। तो इसमें एक प्रश्न दिया है कि रेखा 4x धन 7y ऋण 3 बराबर 0 और 2x ऋण 3y धन 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अक्षों से क्या करती है? समान अंतःखंड काटती है। आइए इसको हम सवाल को एक रफ चित्र के द्वारा समझते हैं। वो कह रहा है, ध्यान दीजिए, इस टाइप की हमारे पास दो रेखाएं हैं। तो ये क्या बन गया? रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। समझ में आ रही बात? जैसे ये एक रेखा ये हो गई हमारे पास, इसको थोड़ा सा टाइप से, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। अब ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इससे जा रही है एक रेखा, कहां से जा रही है? प्रतिच्छेदी बिंदु से। कहां से जा रही है? प्रतिच्छेद बिंदु से। और ये रेखा अक्षों से समान अंतःखंड काट रही है। मतलब इसको मैं ए मानूं, इसको क्या मानूं? बी। तो ए बराबर बी। इन से जा रही है L1 और L2 है, और L1 और ये कौन सी हो गई? L2। और ये L है। L का समीकरण आपको पता करना है। L कहां से जा रही है? इन दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदु से। तो सबसे पहले हमें चाहिए पड़ेगा इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो कौन बताएगा प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु? आप इसको पढ़ चुके हो, खूब पढ़ा है आपने और खूब रगड़ के पढ़ा है। बताओ कैसे निकलता है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु? 10वीं क्लास अध्याय 3 पर पहुंचो, एक पर समीकरण, दोनों को हल कर दो। प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकालते हैं? दोनों को हल कर दो। दो रेखाओं का हल ही तो क्या कहलाता है? उनका प्रतिच्छेदी बिंदु। इनको हल कर लो, चाहे विलोपन विधि से हल कर लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो, चाहे ग्राफी विधि से हल कर दो, चाहे बीजगणित विधि से हल कर दो, कैसे भी हल कर दो उसको, तो उसका जो आंसर निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं? उनका प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। यही तो अपन ने सीखा है। तो अपन को सबसे पहले लिखना है, दिया है रेखाएं कौन कौन सी हैं आपको। पहले है 4x धन 7y ऋण 3 बराबर 0, इसको दे दो रेखा या समीकरण 1। फिर दूसरी है हमारे पास 2x ऋण 3y धन 1 बराबर 0, इसके दे दो समीकरण नंबर 2। पहले इन दोनों को आप हल कर लो और हल करके क्या निकाल दो? उनका प्रतिच्छेदी बिंदु। कौन सी विधि से हल करते हैं? विलोपन से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 में ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। समीकरण 2 में 2 का गुणा करके 1 को घटा रहे हैं। बात समझ में आई? क्या कर रहे हैं हम? समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है? ऊपर किसको घटाना है? ऐसा करने से x बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दो पहले, तो 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y, 2 एकम 2, और ए ऐसे ही लिख दो 4x धन 7y ऋण 3 बराबर 0। चलो घटाओ, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो -6 -7 -13 और धन 5 बराबर 0। आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ से -13y बराबर क्या आएगा? -5। तो y बराबर -5 बटे -13, माइनस कट गया, तो y का मान आ गया हमारे पास 5 बटे 13। एक उत्तर आ गया, y का मान आ गया। अब क्या करना है? y का मान चाहे समीकरण 1 में लिखो चाहे 2 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिखा है 4x धन 7 ब्रैकेट में 5 बटे 13 ऋण 3 बराबर 0। तो यहाँ पर 4x ऋण 7 धन 7 पंचे 35 बटे 13 ऋण 3 बराबर 0। नहीं आएगा। 4x धन यहाँ पर 13 को लघुत्तम ले लो, 35 माइनस 13 3 39 बराबर 0। तो 4x धन 35 में से 39 गया, -4 बटे 13। अब 4 बटे 13 को उस तरफ ले जाओ, माइनस का तो वहां जाके काय का हो जाएगा। तो 4x बराबर आ जाए 4 बटे 13। तो x बराबर
4/4 गुणित 13, ये 4 में चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर आ गया 1/13। तो रेखा 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या निकला? इसलिए रेखा 1 व 2 का कौन सा बिंदु? प्रतिच्छेदी बिंदु 1/13, 5/13 है। तो ये तो निकल आया हमारा क्या? प्रतिच्छेदी बिंदु निकल आया। आप सबको समझ आ गया प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकालेंगे? कभी भी निकालना हो तो कैसे निकालना है, उनको हल कर देना है, ठीक है। अब अपन अज्ञात रेखा जो अक्षों के समानांतर खंड काटती है उसका समीकरण लिखते हैं, ठीक है ना। अब अक्षों से समान अंतःखंड काटने वाली अभीष्ट रेखा का समीकरण क्या होगा? तो वो हो जाएगा, ध्यान देना, x/a प्लस y/a बराबर 1। ऐसा क्यों लिख रहा है? अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण होता है x/a धन y/b बराबर 1, लेकिन यहाँ तो दोनों समान है, तो मैंने थ्योरी में लिख दिया ना, समान अंतःखंड काट रही है, तो इसको दोनों को ये बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर a लघुत्तम ले लो, a को क्या ले लो? x धन y बराबर 1, एक अतिरिक्त गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा? x धन y बराबर a। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यह रेखा इस बिंदु से जाती है, तो ये बिंदु उसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रेखा 3, कौन सी रेखा? रेखा 3 बिंदु 1/13 और 5/13 से जाती है ना। अतः यह बिंदु क्या करेगा? अतः यह बिंदु किसको, जल्दी बताओ, समीकरण 3 को संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। तो संतुष्ट कराने का मतलब क्या हुआ? आपको x और y के स्थान पर क्या करना है? मान लिख देना है x और y के स्थान पर, ठीक है ना। तो इसलिए x बराबर कितना? 1/13 और y बराबर 5/13 रखने पर, चलो रखो, तो यहाँ पर आएगा 1/13 धन 5/13 बराबर 1, तो 5 और 1 6/13 बराबर क्या आ गया? अब a का मान समीकरण 1 में लिख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आंसर आ गया x धन y बराबर 6/13, या 13 से गुणा कर दो तो 13x धन 13y बराबर 6, मिला लो आंसर, सही आ रहा है। तो उस रेखा का समीकरण क्या है? 13x धन 13y बराबर 6। अब एक बात बताओ, ये प्रश्न आपने पूरा समझ लिया, आप बताओ ये अपनी थ्योरी के अंदर का है? हाँ है। 10वीं की भी जांच हो गई कि तुमसे 10th के बनते कि नहीं, और 11वीं का भी लग गया उसमें। तो ऐसे प्रश्न है जो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का की जांच कर दें छात्र के, वो परीक्षा में आने के चांस ज्यादा होते हैं, है ना। मतलब एक प्रश्न में वो बहुत सारी जानकारी पता कर पाए बच्चे के बारे में, ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं परीक्षा में, समझ में आएगी ना बात। इसलिए मैंने बोला था कि ये प्रश्न पेपर को सीखना चाहिए, है ना। ऐसे ही आगे वाले हैं और जितने मैंने बताया आपको, इसको नोट कर रहा हो कोई तो पूरा कर लो, नोट नहीं कर रहा है तो हम आगे वाला कराते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें लिखा है, ध्यान दें, ऋण 1 व 5 ठीक है ना, को मिलाने वाली रेखाखंड को, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड बनेगा। उसको रेखा x धन y बराबर 4 किस अनुपात में बांटती है, अपन को पता करना है ना। वो उसको किस अनुपात में बांट रही है, ठीक है। तो उसको किस अनुपात में बांट रही है अपन को पता करना है।
ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को किस अनुपात है? तो मैं एक बार चित्र से बता देता हूं आपको। देखो ये है 2 पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं रे के और इसके कोऑर्डिनेट हैं 5 और 6। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। क्या बोलेंगे इसको? ए पॉइंट लिया बी। अब मैंने एक रेखा खींची, जो कोई रेखा है, मुझे नहीं पता ये रेखा कहां तक जा रही, क्योंकि रेखा वो तो अनंत तक जाएगी। इसका समीकरण दिया है उसने x धन y बराबर 4। अब ये देखो इसको काट रही है यहाँ पर, तो जिसकी किस अनुपात में काट रही, मान लो मैंने मान लिया कि k अनुपात 1 में या m अनुपात n में, कुछ भी मान लो है ना, काट रही है मान लो। समझ आ गई ना बात? तो आपको m1 अनुपात m2 या k अनुपात 1, मैं k अनुपात 1 मान लूं या m1 अनुपात m2 मान लेता हूं। चलो, तो अपन को m1 बटे m2 को मान पता करना है। क्या का मान पता करना है? अब पढ़ो प्रश्न को, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? रेखा वो ऋण 1 व 5 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा x धन y बराबर 4 किस अनुपात में बांटती है? समझ में आएगी ना बात? चलिए शुरू करते हैं अपन। तो अपन को दी है, पहले दिया है रेखा, क्या है आपको दिया है? रेखा है आपको x धन y बराबर 4, ये आपको एक रेखा दी है, ठीक है ना। और बिंदु दिए हैं, बिंदु क्या दिए हैं? ऋण 1 और 5 7। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। तो ये आपको 2 बिंदु दिए हैं और क्या दी है? एक रेखा। सच अपन मान लेते हैं कि माना रेखा एक ए बी को m1 अनुपात n2 में बांटती है, ठीक है, और जहां बांटती है उस बिंदु का नाम दे दिया सी। तो अपन मानते हैं कि माना रेखा एक रेखाखंड ए बी को बिंदु सी पर, कहां पर? बिंदु सी पर m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। बात समझ में आई आपको? विभाजित करती है। ये अपन अपनी रूपरेखा जमा ली कि ऐसा है, ठीक है। अब आप यहां लगाएंगे हम अंतः विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे? अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे और सी के निर्देशांक पता करेंगे। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, किसको याद है? पहले पेज पर लिखा है इसी अध्याय में। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। और y वाला क्या होता है? m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। वो सूत्र लगा दो, सी के निर्देशांक निकल आएंगे। और सी कहां पर है? रेखा 1 पर, तो उससे संतुष्ट करा देना, तो m1 n2 को मान निकल आएगा, ठीक है। मैं विभाजित करती है तब अंतः या तब विभाजन सूत्र से। कौन से सूत्र से? कौन से सूत्र से? विभाजन सूत्र से सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास? जो हो जाएगा, पहला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और दूसरा होता है m1y2 प्लस n2y1 बटे m1 प्लस m2। इस सूत्र को यहां से हल करते चलो। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 ही है। x2 की वैल्यू कितनी है? 5 है। m2 तो m2 है। x1 की वैल्यू -1 है, ऐसे ही है, बटे m1 प्लस m2, ऐसे यहां पर लिख लो। m1y2 तो m1 गुणित 7 प्लस n2y1 तो m2 गुणित 1 बटे m1 प्लस m2। चलो इसको और हल कर लो, तो हो गया हमारा 5m ऋण m2, 5m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2। और ये वाला कितना निकलेगा? 7m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। तो क्या निर्देशांक निकाला है हमारे? अब एक सी बिंदु कहां पर है? रेखा 1 पर है। देखो रेखा 1 पर स्थित है, तो फिर रेखा 1 को क्या करेगा जी? संतुष्ट करेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि यह बिंदु
रेखा एक को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो बस संतुष्ट करा दो, संतुष्ट कराना मतलब मान लिखना, ठीक है ना। तो संतुष्ट करा दो, तो यहां पर है वो x, तो x के स्थान पर क्या लिखना है, 5 m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 प्लस x का मान हो गया। y की जगह पे क्या लिखना है, 7 m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 इक्वल टू में 4 है कि नहीं है। अब इसको हल करो आप, तो एलसीएम आएगा m1 प्लस m2 को एलसीएम ले लो, तो यहाँ ऐसे रहेगा ये 5 m1 माइनस m2 और ये भी ऐसे रहेगा 7 m1 प्लस m2 इक्वल टू 4। अब इनका गुणा कर दो, 5 m1 और 7 m1 कितने हो गए, 12 m1 और माइनस m2 प्लस m2 ये क्या हो गए, 0 बराबर m1 प्लस m2 यहाँ गुणा कर दो, तो 4 m1 धन 4 m2। बात समझ में आ रही बात समझ में। अब m1 वाले एक तरफ कर लो, m2 वाले दूसरी तरफ कर लो, तो m1 को यहाँ ले आओ, तो आ जाएगा 12 m1 माइनस 4 m1 बराबर कितना बचा, अब 12 में से 4 गए, 8 m1 बराबर 4 m2। अब हमें चाहिए m1 बटे m2 का मान, तो m2 को इसके नीचे ले आओ पक्षांतर करके, 8 को इसके नीचे ले जाएंगे, गुणा है ना, तो गुणा की राशि का पक्षांतर कर बटे में जाता है, तो कौन बताएगा m1 बटे m2 बराबर कितना आएगा, हाँ m1 बटे m2 बराबर आएगा 4 बटे 8, उल्टा नहीं कर देना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसलिए m1 अनुपात n2 बराबर 1:2, 1:2 में बांटता है, आंसर आ गया। किस में बांट रही है वो, आंसर मिला लो, यही आ रहा है। तो रेखाखंड AB को दी गई रेखा किस अनुपात में बांटती है, सवाल समझ में आ गया। कैसे किया हमने, एक बार फिर से इसको हल्का हल्का देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को ये मान के चलना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाए रेखाखंड को, ये जो रेखा है m1 अनुपात n2 में बांटती है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि k अनुपात 1 में बांटती है, क्या मान सकते हो, k अनुपात 1 मान के भी कर सकते हो, समझ आइए ना बात। तो m1 अनुपात n2 में बांटती है, तो फिर आपको विभाजन सूत्र लगा देना है, कि विभाजन सूत्र से c के निर्देशांक पता कर लिए। अब c बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो इसको क्या करेगा, वो संतुष्ट करा देना, आंसर निकाल आएगा। समझ में आएगी ना बात सभी को, वो बच्चे नोट कर रहे हो कर लें वो। तो प्रश्न क्रमांक 17, इसमें लिखा है किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए, रेखा को मान लेना है दर्पण, ठीक है। अब बिंदु 3-8 का रेखा x धन 3y बराबर 7 पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, वो कह रहा है। देखो जरा चित्र से समझिए, ये हमारे पास रेखा है, ठीक है ना। इस रेखा का समीकरण हमें दिया है x धन 3y बराबर 7, और जी मान लीजिए कोई बिंदु है, ये बिंदु है P, ये इसके निर्देशांक है हमारे पास 3-8। अब हमें इसमें इसका प्रतिबिंब देखना है। थोड़ी देर को मान लो ये रेखा ऐसी है, तो जैसे हम प्रतिबिंब देखें तो आपने क्या देखा, घरों में रोज ही देखते हो कि जितने पीछे हम खड़े हों अपना प्रतिबिंब दूसरी वो उतनी पीछे बनता है, होता है ऐसा, यस होता है। समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब और वस्तु का मध्य होता है, हमेशा होता है। आप जितने दर्पण के पास जाओगे आपका प्रतिबिंब उतना ही पास आ जाएगा, जितने आप दर्पण से पीछे हटोगे आपका प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे हटेगा। क्या बात समझ में आती है, तो बस तो वही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने यहाँ पर लिया कि इसका प्रतिबिंब मान लो, इसको मान लेंगे प्रतिबिंब। एक बात मुझे बताओ, सोच करके बताओ मुझे, प्रतिबिंब को नाम दे दिया हमने एच के, सोच करके बताना इस रेखा से कौन ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर कौन होगा बताओ मुझे। दोनों समान दूरी पर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये दर्पण है ना, जितना दूर ये होगा उतना ही दूर ये होगा। माने यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूं, जितना दूर वस्तु होगी
उतनी ही दूर क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो बिंदु है ये क्या होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु। नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2। और वो बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसको थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं क्या, पी क्यू, इसको मान लेते हैं आर। तो ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो ये इसको क्या करेगा, संतुष्ट करा देने, एच के का मान निकालेगा। तो आपको दिया है, सबसे पहले दिया है, पहले रेखा मान लेते हैं। रेखा है x धन 3y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। और बिंदु क्या दिया हमारे लिए, बिंदु दिया है P38। ठीक है ना। अब बोर्ड पर ध्यान देना कैसे बनाओ। माना P38 का रेखा में प्रतिबिंब QHK है। क्या है उसका प्रतिबिंब, QHK, ये प्रतिबिंब है। ठीक है ना। तो चित्र से स्पष्ट है, अब यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है, अब चित्र आपको इसमें लेना पड़ेगा, है ना, स्पष्ट है। रेखा पर स्थित बिंदु R, रेखा पर स्थित बिंदु, रेखा पर स्थित बिंदु R, PQ का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। PQ का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितने आगे वस्तु उतने ही पीछे प्रतिबिंब, जितने आगे उतने ही पीछे क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, नहीं होगा। आप चित्र चाहो तो ऐसा खड़ा बना लेना, ठीक है ना। तो इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसलिए मध्य बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो क्या हो जाएंगे। होता है x1 धन x2/2 और y1 धन y2/2। ये वाला सूत्र लगाएंगे तो हमारा x1 माना जाएगा 3, तो 3 धन h/2 आएगा, और दूसरा वाला 8 धन k/2 आएगा। बात समझ में आई। अब ये किसको संतुष्ट करेगा, तो यह बिंदु समीकरण किसको, एक को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहां पर लिख दो। इसलिए समीकरण एक में सब बच्चे समझ रहे ना, x बराबर 3 धन h/2 और y बराबर 8 धन k/2 रखने पर, चलो रखो, तो हमारे पास क्या आएगा, x पे आएगा 3 धन h/2 धन 3 y के स्थान पर आएगा 8 धन k/2 बराबर, अब ये 3 धन h/2 धन अपने पास क्या आएगा, 8×3 24 धन 3 k/2 बराबर 7। तो 2 लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक समीकरण मिल जाएगा। एच के में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एच के में क्या मिल जाएगा, एक समीकरण। चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को लघुत्तम ले लो, यहाँ पर 3 धन h धन 24 धन 3 के बराबर कितना आएगा, 7 का गुणा कर दो तो 3 धन h। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक काम और कर सकते थे, चलो अभी करेंगे। 3 धन h धन कितना आएगा, 24 धन 3 के बराबर 7 दूनी 14। तो h धन 3 के 24 और 3 27 बराबर 14। तो h धन 3 के बराबर क्या आएगा, या धन 27 माइनस 14, कितना बचेगा, ये
x धन 3 के धन 13 बराबर 0। समीकरण कौन सा ले लो? 2 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हमारे लिए यहां से, अब देखो यहां पर इसके तो समीकरण 2। अब ध्यान दो, रेखा PQ का समीकरण, किसका समीकरण, या रेखा खंड कर दें PQ का। PQ का समीकरण क्या होगा बताओ मुझे। PQ का समीकरण 2 बिंदुओं से होगा जहां पर रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या मिलेगा? तो देखें, रेखाखंड PQ की प्रवणता, इसकी प्रवणता क्या निकलेगी? y2 माइनस y1 माने k माइनस 8 बटे x2 माइनस x1, तो h माइनस 3 आएगी, ठीक है ना। इसको अपन मान लेते हैं क्या, m1। क्या मान लो? अब दी गई रेखा की प्रवणता, दी गई रेखा एक की प्रवणता, दी गई रेखा एक की प्रवणता क्या निकलेगी? इसको m2 मान लो, इसको m2 मान लो। तो इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में जमाओ, तो y बराबर mx प्लस c के रूप में तो ऋण 1/3 आ जाएगी। कैसे निकाल के बता देते हैं। यहाँ पर देखो, x धन 3y बराबर कितना है? 7। तो 3y बराबर क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 7। तो y बराबर 3 बटे में चला जाएगा, तो माइनस एक्स बटे 3 और प्लस 7/3। तो प्रवणता कितनी निकलेगी? -1/3। अब ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, PQ और रेखा एक दूसरे पर क्या है? लंब है। तो इनका गुणनफल कितना होगा? यहाँ पर लिखेंगे रेखाखंड PQ तथा रेखा एक कैसी है? परस्पर लंबवत हैं। कैसी हैं? लंबवत हैं। इसलिए m1 गुणित m2 बराबर क्या आएगा? -1। याद है ना। तो m1 की वैल्यू कितनी है? k माइनस 8 बटे h माइनस 3 गुणित ऋण 1/3 बराबर, अब ऋण 1 का गुणा इसमें करो तो ऋण k और धन 8 और 3 का गुणा नीचे करो तो 3h धन ऋण 9 बराबर ऋण 1। अब इसका तिरक गुणा कर दो तो -k प्लस 8 बराबर -3h और प्लस 9। 3h को इस तरफ ले आओ तो 3h और ये -k और प्लस 8 और -9 बराबर कितना आएगा? 0। ठीक है ना। ये यहां से आ नहीं रहा है, यहां से थोड़ा सा मिटा करके यहां लिख देते हैं ना, यहां पर लिख देते हैं। तो इसका तिरक गुणा कर दो तो आएगा -k प्लस 8 बराबर -3h प्लस 9। 3h किस तरफ ले आओ तो 3h माइनस k प्लस 8 माइनस 9 बराबर 0। तो 3h माइनस k माइनस 1 बराबर 0। समीकरण कौन सा आ गया? 3। कौन सा समीकरण आ गया ये? अब हमें समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करना पड़ेगा। किस किस को हल करना पड़ेगा? तो समीकरण, अब इसमें देखो, इसमें कर रहा है 3 का गुणा और इसमें इससे क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो समीकरण 1 गुणित समीकरण 2 गुणित 3 माइनस 3 से, समझ में आ रही बात? इसमें 3 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 3h धन 3 का 9 के धन 13 3 39 बराबर 0। अब ये लिखो 3h माइनस k माइनस 1 बराबर 0। चलो हल करो तो ये माइनस एक प्लस और ये प्लस, ये कट गए तो 9 और 1 10 के धन 40 बराबर 0। तो 10 के बराबर कितना आएगा? -40। तो k बराबर -40 बटे 10, तो k बराबर आ गया -4। आएगा k का मान -4। अब k का मान कहां पर लिखना है? k का मान कहां पर लिखेंगे? समीकरण 2 में या 1 में, किसी में भी कर दो। तो समीकरण 2 में k का मान रखने पर
तो के का मान रखो समीकरण 2 में, तो क्या आएगा h धन 3 गुणित -4 धन 13 बराबर 0। तो h ऋण 12 धन 13 बराबर 0। तो h धन 1 बराबर 0। तो h बराबर कितना आएगा? ऋण 1। h का मान कितना आ गया? तो वह बिंदु क्या है? -1 -4 है। -1 -4 है वह बिंदु। कितना आएगा देखो, अब आ पाएगा ये सवाल। तो कितना करना पड़ा इसमें अपन को? तो पहले हमने क्या किया, रेखा का समीकरण लिखा, बिंदु लिया, फिर बिंदु का प्रतिबिंब क्या माना h के, तो वो उसका मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु निकाला। अब ये मध्य बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, तो वो एक समीकरण मिला हमारे लिए। फिर क्या करना पड़ा, स्लोप निकाला पी क्यू का। फिर किसका स्लोप निकाला? जो रेखा दी है उसका। फिर दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 किया, तब एक और समीकरण मिला। फिर दोनों समीकरण को क्या किया? हल। तो अब आपको समझ में आ, मान ऐसे ही सवाल परीक्षा में आ जाए और आपने अगर उसको नहीं सीखा है तो किसी हालत में नहीं आने वाला। ठीक है ना? कर लो, जो कर रहे हो उसको पूरा कर लो, जो नहीं कर रहे हो